ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। मजहबी पेड़ा वाला आतंकवाद, आजकल आप देख रहे हैं कि खूब आतंकवादी घटनाओं की बातें हो रही हैं, आतंकियों की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के बारे में बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी घटना हुई थी जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख है, 370-35 से हटने के बाद दो भागों में बांट दिया गया था ना, तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। तो किसी समस्या से निपटने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी समस्या विवरण का स्पष्ट परिभाषित होना महत्वपूर्ण होता है। यदि वह समस्या आतंकवाद जितनी गंभीर हो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरी सच्चाई के साथ कहना नितांत आवश्यक हो जाता है। भारत दशकों से ऐसे आतंकी मार झेल रहा है जो स्पष्ट रूप से मजहबी उन्माद की देन है, परंतु मीडिया, राजनीतिक वर्ग और बुद्धिजीवियों का एक तबका एक सुर में कहता सुना जा सकता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। पहलगाम हमले के बाद भी यही कहा जा रहा है कि और वह भी तब जब आतंकियों ने लोगों को मारने के पहले उनसे उनका मजहब पूछा और कलमा सुनाने को कहा। देखिए, लेखक के अपने विचार हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आप इनके विचारों से सहमत हों, ना सहमत हों, तो इनके अपने विचार हैं। देखिए, पहलगांव में दिल दहलाने वाला नरसंहार और उसके पहले कश्मीर घाटी से हिंदुओं की सफाई के बाद आतंक की मजहबी प्रेरणा को नकारने की कोई गुंजाइश नहीं है, परंतु भारतीय विमर्श में बुद्धिजीवियों ने फिर भी आतंक की सही पहचान को छिपाने का भरसक प्रयास किया। कश्मीरी आतंक को गरीब मुसलमानों बनाम अमीर हिंदू के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में स्थापित किया और गरीबी, बेरोजगारी और आप देखिए अशिक्षा को आतंकवाद का कारण बताया गया है। और आप देखिए, ऐसा मार्क्सवाद के प्रभाव के चलते था। मार्क्सवाद की राजनीतिक समझ वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वह मनुष्य को आर्थिक इकाई के रूप में ही देखता है। जैसे जैसे शास्त्रीय मार्क्सवाद की जगह सांस्कृतिक मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ा है, वैसे वैसे कश्मीरी आतंकवाद को भी बहुसंख्यक हिंदुओं के सांस्कृतिक आधिपत्य के विरुद्ध शोषित अल्पसंख्यक मुसलमानों के विद्रोह के रूप में दर्शाया गया है। सांस्कृतिक मार्क्सवाद हर समस्या को शोषक और शोषित में बांट कर देखता है और उसकी दृष्टि में अल्पसंख्यक हमेशा शोषित होता है। इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी की गई कि कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इस बौद्धिक कुचेष्टा में से फरे आतंकियों को अपने मंतव्य पर कभी संदेह नहीं रहा है। आजाद कश्मीर के लिए निजाम ए मुस्तफा की परिकल्पना हो या फिर विद्वेष फैलाने में मस्जिदों एवं घाटी के मुख्य मौलवी मीर वाइजों का योगदान कश्मीरी अलगाववाद और आतंक का चरित्र इस्लामी ही रहा है। 2017 में नौहट्टा जामा मस्जिद के बाहर जब डीएसपी अयूब पंडित की पीट कर हत्या हुई, तब मीर वाइज का खुतबा जारी रहा। इसी तरह 19 और 20 जनवरी 1990 को जब हिंदुओं को घाटी छोड़ने का आदेश दिया गया, तो अब तब कश्मीर की तमाम मस्जिदों से यह फरमान लाउडस्पीकर पर प्रसारित हुआ। कश्मीर आतंक की मजहबी प्रवृत्ति का सूचक घाटी में लगने वाले नारे भी रहे। रालिब गालिब चालिब, मतांतर करो, भागो मरो, कश्मीर में गर रहना होगा, अल्लाह तो अकबर कहना होगा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लाह, ऐसे नारे अपना इस्लामी मंतव्य साफ प्रकट करते हैं। एक बेहद भद्दा नारा लगता था, आसी गच्छी पाकिस्तान, वटाओ रोस्तो वटे नियंत्रण। हमें पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी पंडितों पुरुषों के बिना, पर उनकी महिलाओं के साथ। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर के तेबा अपने नाम से ही अपनी मंशा और मजहबी फेड़ा स्पष्ट करते हैं। कश्मीरी आतंकवाद के संबंध में अक्सर कहा जाता है कि वहां मरने वालों में बड़ी संख्या मुसलमानों की भी है, लेकिन कुफ्र का फतवा लगाकर की गई ये हत्याएं भी तहफ़ीर जैसी इस्लामी मान्यता का हिस्सा रही है एक तरह से। 2017 में अलकायदा की घाटी में उतरने के बाद तो कश्मीरी आतंकवाद वैश्विक जिहाद का हिस्सा बन गया। बिना हिजाब वाली महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं, दीवारों पर लिखा वेलकम तालिबान, कश्मीर में इस्लामीकरण के प्रभाव को भी ही दर्शाया था। बुरहान वानी की मौत के बाद हिजबुल की कमान संभालने वाले जाकिर मूसा ने वीडियो संदेश के जरिए कश्मीरियों से इस्लाम और शरिया की खातिर लड़ने का आह्वान किया था और उसने कश्मीर को दारुल
दारुल इस्लाम बनाने की बात कही थी। दारुल इस्लाम जिहाद की वह कल्पना है जो किसी क्षेत्र को फकीरों से मुक्त करता है। क्या करता है? मुक्त करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रूहुल्लाह मेहदी द्वारा पर्यटन को सांस्कृतिक आक्रमण बताना और पीडीपी विधायक वहीद पारा का 84,000 नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र देने का विरोध इसी चिंता से था कि दारुल इस्लाम बन चुके कश्मीर में कहीं फिर हिंदुओं की वापसी ना हो जाए। कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास का विरोध, सादा पीठ यात्रा पर चली आ रही रोक और अमरनाथ यात्रा पर हमले, काफिर हिंदुओं की घाटी में वापस ना होने देने की जिहादी हट है। इतना सब देखने सुनने के बाद आतंकी मजहबी पहचान को झुटलाना या तो मक्कारी है या फिर कायरता है। और आतंकवाद के स्वरूप या आतंकी संगठन को उसके उद्देश्य से पहचाना जाता है, जैसे कि लिट्टे का आतंक तमिल राष्ट्र के नाम पर चला था। माले और एमसीसी वामपंथी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलाया हुआ आतंक माओवादी आतंक है। वैसे ही कश्मीर में जारी आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है। पहलगांव में पहचान पूछकर हिंदुओं को मारने वाले आतंकियों ने फिर इसकी पुष्टि की है। कोई गंभीर टिप्पणीकार इस आतंक को मुस्लिम आतंकवाद नहीं बल्कि इस्लामिक आतंकवाद कहता है, क्योंकि दुनिया भर के जिहादी आतंकी संगठनों द्वारा बेगुनाहों की हत्या का औचित्य इस्लाम के मजहबी ग्रंथों और शरिया कानून की व्याख्याओं से ढूंढा जा रहा है। और आप देखिए इस उन्माद में अन्य सभी धर्मों पर इस्लाम की सर्वोच्चता का भाव होता है। और आप देखिए मर जाने पर शहीदी का गुमान तथा जन्नती इनामों का विश्वास यह बहस का विषय हो सकता है कि आतंकी संगठन इस्लाम का कितना और कैसे अनर्थ कर रहे हैं, पर आखिर घोषित रूप से अपने मंसूबों को इस्लामिक जिहादी बताने वाली कुचेष्टा को इस्लामिक आतंक कैसे ना माना जाए। आतंकियों द्वारा इस्लाम की छवि को पहुंचाई जा रही क्षति का इलाज स्वयं मुसलमानों को ही ढूंढना होगा। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है, आप देखते हैं कि विकास सारस्वत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखिए एक और बात बताऊं, मैं कहता हूं कि अगर ये मान लीजिए कि ये मुस्लिमों के लिए कर रहे थे ये आतंकवादी, वैसे तो मैं कहूं कि किसी के तैसी नहीं थे। आप लोगों को खुद सोच के देखिए, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि जो पहलगांव में आतंकी घटना हुई, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ? हिंदुओं को मारा गया, लेकिन सबसे ज्यादा आप देखते हैं किसे फर्क पड़ा? मुस्लिमों को, क्योंकि जो पर्यटन क्षेत्र है ना जम्मू कश्मीर का, वो सबसे ज्यादा योगदान देता है जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में। तो जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ। वहां आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा, देख लीजिए किस धर्म के लोग वहां काम करते हैं, आप जाकर देखिए ना, सबसे ज्यादा मुस्लिमों को वहां रोजगार मिला हुआ है, तो उन्हें नुकसान हुआ है ना। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो आताताई होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, दरिंदे होते हैं एक तरह से। आप समझ रहे हैं? किसी के हित ऐसी नहीं होते, वो मानवता के हित ऐसी नहीं है। समझ रहे हैं? किसी के हित ऐसी नहीं है, मानवता के और इंसानियत के दुश्मन है एक तरह से। महिला सशक्तिकरण की नया अध्याय। अपनी राय आप लोग खुलकर बता सकते हैं, बस ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़े लिखे इंसान की तरह। तो भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि किसकी बात हो रही? PMMY ने पिछले एक दशक में भारतीय महिलाओं के जीवन पर अभूतपूर्व प्रभाव छोड़ा है। यानी लोन जो मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। SBI की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जानते हो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप लोग अकाउंट भी खुलवाते हैं। 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी। यह रिपोर्ट बताती है कि मुद्रा योजना के प्रभाव से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के ऋण प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आरंभ करने का मूल उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस ऋण को औपचारिक रूप देते हुए हाशिए पर खड़े लोगों को सहजता से ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराना था। इन 10 वर्षों में मुद्रा योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नवीन पटकथा भी लिखी। यह निर्विवाद है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अब तब तक सुदृढ़ नहीं हो सकती जब तक कि उसमें आधी आबादी की सहभागिता ना हो। क्या? सहभागिता ना हो। और आप देखिए इसमें दो राय नहीं है कि विगत दशक में देश में मजबूत सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का ढांचा निर्मित किया गया है, और जिससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता यानी कुटीर एवं लघु उद्योगों को बल मिला है, बल्कि देश की आधी आबादी भी आर्थिक सशक्तता का नवीन अध्याय लिखने को उन्मुख हुई है। MSME क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास की गति को तीव्रता देते हैं, अपितु वे महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण वाहक भी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान कर रहे हैं, और जिसमें आप देखते हैं कि MSME क्षेत्र भारत की आर्थिक प्रगति के आधारशिला बनकर उभरा है। अब इस तरह के टॉपिक पर आप कहीं कुछ लिख रहे हैं, भारत सरकार की सरकार की पहलों के रूप में इन सभी योजनाओं का वहां उल्लेख करना चाहिए। समझ रहे हैं आपको? हाल के वर्षों में राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में
एमएसएमई की हिस्सेदारी 2021-22 के 28.6% से बढ़कर 2022-23 में 30.01% हो गई, जो अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। एमएसएमई से निर्यात में भी पर्याप्त बढ़ोतरी देखी गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 12.39 लाख करोड़ हो गई है। एमएसएमई के लिए आप देखिए मुद्रा योजना एक जीवन रेखा बनकर उभरी है। बीते वर्ष जारी अपनी एक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पुष्टि की थी कि पीएमएमवाई जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता के लिए भारत का सक्षम नीतिगत परिवेश ऋण तक पहुंच के माध्यम से स्वरोजगार बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एमएसएमई में देश की महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति, इसका सबसे बड़ा कारक उनकी ऋण तक सहज पहुंच का होना। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि बैंक के कुछ ऋण में एमएसएमई की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2013-14 में 15.8% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 20% हो गई है। इस विस्तार से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायों को वित्तीय सहायता तक पहुंचने में सक्षम बनाए और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त हुई है। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। आप देखिए इस योजना की उपलब्धियां बता सकते हैं आप लोग। महिला सशक्तिकरण पर कुछ लिख रहे हैं तो ये भारत सरकार की पहल के रूप में उपलब्धि बता दीजिए, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्योगों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2024-25 के बीच पिति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि वर्ष दर वर्ष 13% से बढ़कर आप देखिए 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष ये 14% बढ़कर 95,269 रुपये हो गई है। आखिर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम क्यों आर्थिकी के मजबूत चालक के रूप में देखे जा रहे हैं? इसका उत्तर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एडवांसिंग जेंडर पैरिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटेजी फॉर ए मोर इक्विटेबल फ्यूचर नामक रिपोर्ट देती है। उनके अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय विविध दृष्टिकोण लाते हैं, समावेशी नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं और अक्सर सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन न केवल विकास को गति देता है अपितु निर्धनता और संभावनाओं को भी कम करता है। इतना ही नहीं, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सुधार करता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अपेक्षाकृत अपनी आय का अधिक हिस्सा परिवार एवं समुदाय के उन्नयन पर खर्च करता है। कोविड काल में पीएमएमवाई योजना के जरिए महिला उद्यमियों ने बचत जारी रखी है। वो बचत की यही प्रवृत्ति देश के बड़े आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होती है। और आप देखिए भारत की अर्थव्यवस्था पर महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों का बढ़ता प्रभाव बढ़ता जा रहा है। महिला उद्यमी न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ा दे रही है। भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो आप देखिए रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का स्पष्ट प्रमाण है। बैन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1.57 करोड़ महिला संचालित उद्यम हैं, जो कुल उद्यमशीलता परिदृश्य का 22%। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत पुरुषों से करीब 19.5% पीछे चल रही महिलाओं की संख्या स्वतः स्पष्ट कर रही है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। लेखिका समाजशास्त्री है, इनका नाम है ऋतु सारस्वत, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। गृहस्थ की महत्ता। इस धरती पर मनुष्य की एकमात्र ऐसा जीव है जिसे अपना जीवन जीने के लिए बुद्धि और विवेक प्राप्त हुआ है। शेष जीव जो प्रकृति की स्वभाववश अपना जीवन जीने के लिए विवश होते हैं, और इसलिए हमारे आदि आचार्यों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यासाश्रम विधान का किया है, और जिससे मनुष्य अपने जीवन को विधि एवं मर्यादा पूर्वक जी सके। स्वाभाविक है कि अपनी प्रथम अवस्था में व्यक्ति अध्ययन समाप्त कर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपने माता पिता की सेवा करता हुआ अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। और किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भी मनुष्य की सामाजिक तथा पारलौकिक जिम्मेदारियां होती हैं। इसके लिए पंच यज्ञ करने का विधान भी किया गया है। इन पंच यज्ञों में प्रथम यज्ञ है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है कि जीव मात्र का ध्यान रखना, और इसलिए हमारी परंपरा में सर्वप्रथम प्रयाग गाय को रोटी दी जाती है और शाम को नियम पूर्वक स्वान को भी एक रोटी देते हैं। इनके अतिरिक्त बिल्ली और चूहा आदि भी गृहस्थ के यहाँ पलते रहते हैं। दूसरा यज्ञ अतिथि यज्ञ। इसके लिए यह विधान होता है कि कोई भी अचानक हमारे द्वार पर आ जाए तो उसे पेट भर कर भोजन कराएं, उसका आदर करें। शेष 3 पित्त यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि जब
हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर उन्हें तृप्त करते हैं, तब उनके आशीष से हमारा कल्याण होता है और यह पितृ यज्ञ होता है। वहीं देवों की आराधना देव यज्ञ होता है। और इसी तरह आप देखेंगे, इसी तरह से जब हम अपने परमार्थिक कल्याण के लिए किया जाने वाला ब्रह्मा यज्ञ करते हैं, तब हम निरंतर अपने उन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिनमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा आचरण करने वालों को ही सद्ग्रस्त कहते हैं। देख रहे हो आप, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है। और देखिए, पहले मैं कह रहा हूं हमारी धार्मिक शिक्षा, हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे भाई, बहुत कुछ सीख मिलती थी। लेकिन आजकल आप देखें सब हटते जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान पर शिकंजा, अब पाकिस्तान से विश्व जो व्यापार है ना हमारा, हमने बंद कर दिया ना। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज के इस आकलन से आश्चर्य नहीं है कि भारत को से तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ेंगे। इससे एजेंसी का यह मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की जीडीपी दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसी तरह यदि युद्ध की नौबत आई तो पाकिस्तान के लिए उसे झेल पाना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही खस्ता हाल है। वह लंबे समय से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के साथ विभिन्न देशों से उधार मांगकर अपना काम चला रहा है। चूंकि पाकिस्तान अपना रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए भारत के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं कि वह हर स्तर पर उसके संबंध तोड़ ले। इसके साथ यह भी इस समय की मांग है कि इतने ऐसे जतन किए जाएं जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत और अधिक बदहाल हो, और पाकिस्तान को भारत के उन सभी स्रोतों को बंद करने के लिए सक्रिय होना चाहिए जहां से वह तनिक भी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पाकिस्तान के साथ तनाव का उल्लेख करते हुए भारत को यूरोप के साथ उन सब देशों को सतर्क करना चाहिए और जिनके विमान पाकिस्तान वायु क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ताकि वे अपना सस्ता रास्ता बदलें और पाकिस्तान ओवरफ्लाइट चार्ज से हाथ धो बैठें। पाकिस्तान के प्रति आक्रामक मुद्रा बनाए रखकर इसे इतना त्रस्त कर देना चाहिए कि वह बचाव की तैयारी में अपने संसाधन जाया करता रहे। और भारत को अधिकाधिक विदेशी कंपनियों को यह संदेश भी देना चाहिए कि यदि वे पाकिस्तान में कारोबार करती हैं तो उनके लिए उसके यहाँ व्यापार करना कठिन हो सकता है। और आप देख रहे हैं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा की मांग उठाकर सही किया, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कर्ज उससे मिलने ना पाए। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में आए। यह कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ समय पहले तक आतंक के वित्तीय स्रोत की पहचान करने वाली इस संस्था की ग्रे लिस्ट में था। इस संस्था के सदस्य देश इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि पाकिस्तान किस तरह किस्म की आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। और अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर यह साफ कर दिया कि पाकिस्तानी सेना और सरकार की हरकतों की कीमत वहां के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी, तब फिर जो भी पाकिस्तानी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सहारे कमाई करता है, उन सबके लिए ऐसा करना कठिन बना दिया जाए। और इसी के साथ भारत को अपने नागरिकों की तुर्की सरीके उन देशों में पर्यटन के लिए भी हतोत्साहित करना चाहिए जो पाकिस्तान का छिपे खुले रूप में साथ देते दिख रहे हैं। घर के भेदी देख रहे हैं, सीमा पर तनाव के बीच देश को पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं जितना घर के भेदियों से। वो कहते हैं ना, तो हमारे देश में भी ऐसे मिल जाते हैं जो खाते भारत का गाते वहाँ का। चंद पैसों के लालच में ये भेदी सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील जानकारियां पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। ऐसे ही मामले में अमृतसर से पंजाब पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो वायुसेना और बीएसएफ से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा कर रहे थे। चिंताजनक यह भी है कि यह दोनों गत 6 माह से इस कार में जुटे थे। इससे पहले भी जासूसी करते हुए कई लोग पकड़े जा चुके हैं। ऐसी घटना निस्संदेह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति यही दर्शाती है कि सुरक्षा तंत्र में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं और जिसका लाभ देशद्रोही ताकतें उठाती हैं। और ऐसी घटनाओं से सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को यथाशीघ्र दूर करने के साथ ही पंजाब में बैठे घर के भेदियों की पहचान के लिए भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी ही चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारी महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक ना होने पाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए। भारत बनी डाटा सेंटर का हब। आज का युग सूचना तकनीक का है, जहां डाटा एक नए संसाधन के रूप में उभरा है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई जैसे आधुनिक तकनीकी नवाचारों ने डाटा की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। इस डाटा को सुरक्षित रूप से संग्रहित, प्रोसेस और ट्रांसफर करने के लिए जिस आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है वह है डाटा सेंटर। भारत जैसे तेजी से डिजिटल होते देश में डाटा सेंटर उद्योग अब सिर्फ एक तकनीकी आवश्यकता नहीं बल्कि एक आर्थिक इंजन बनता जा रहा है। भारत अब वैश्विक स्तर पर डाटा सेंटर हब बनने की ओर
अग्रसर है। डाटा सेंटर एक ऐसी संरचना है जहां इंटरनेट सेवाओं, वेबसाइट, क्लाउड एप्लीकेशन, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट मीडिया और विभिन्न तकनीकी प्रणालियों से जुड़ा डाटा संग्रहित और प्रबंधित किया जाता है। यह आधुनिक सर्वर नेटवर्क, डिवाइसेस, स्टोरेज सिस्टम, बिजली आपूर्ति, सुरक्षा उपकरण और बैकअप सेवाओं से मुक्त होता है और युक्त होता है। इसे हम डिजिटल युग का डिजिटल गोदाम भी कह सकते हैं। 2020 में देश की कुल डाटा सेंटर क्षमता करीब 350 मेगावाट थी, जो 2024 तक बढ़कर 1400 मेगावाट तक पहुंच गई है। 2030 तक इसमें 4 से 5 गुना वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। भारत में डाटा सेंटर के प्रमुख हब मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बने हैं। सरकार ने डाटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की है और जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और 2020 में प्रस्तावित डाटा सेंटर नीति के तहत सरकार ने एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और जिसमें भूमि आवंटन, बिजली की उपलब्धता, क्लियरेंस प्रक्रिया में सरलता और आप देखते हैं कि और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे बिंदुओं पर जोर दिया गया है। देश में कई प्रमुख कंपनियां जैसे एनटीटी और रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, अडानी कनेक्ट्स, जीडीसी इंडिया और हीरानंदानी ग्रुप डाटा सेंटर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पार्सल डाटा प्रोटेक्शन कानून 2023 के तहत डाटा स्थानीयकरण को अनिवार्य किया गया है और जिसमें गूगल, अमेजन आदि विदेशी कंपनियों को भी भारतीय नागरिकों का डाटा भारत में ही संग्रहित करना होगा। और हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी हैं, मसलन डाटा सेंटर अत्यधिक बिजली की मांग करते हैं। डाटा सेंटर से काफ़ी मात्रा में गर्मी और कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अत्याधुनिक तकनीक को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जो अभी भी सीमित संख्या में उपलब्ध है। अभी भी कई राज्यों में क्लियरेंस प्रक्रिया में देरी और नियामकीय अस्पष्टता बनी हुई है। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारत अंगोला संबंध, अफ्रीकी देश से संबंध में मजबूती की रणनीति की बातें हो रही हैं। देख रहे हो भैया, ये हमारी प्यारी पृथ्वी तो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये आप देखिए अफ्रीका में है अंगोला, कि नहीं है? देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। अब आप जाइए यहाँ, ये है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। गांधी जी के बारे में सुने कि नहीं सुने? कि नहीं सुने? सुन लिया करो, सुनना हो तो। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा देख लिया करिए इन सब देशों को, एक तरह से आप देखेंगे। अब देखिए ये है अंगोला, आप देख रहे हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, यही ये आप देखिए नामीबिया, जाम्बिया, कांगो गणराज्य, ये सब देख रहे हैं, कांगो, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो आप देखिए भारत अफ्रीका के संबंधों के इतिहास को देखें तो आभास होता है कि दोनों के बीच के संबंध साझा मूल्यों और सिद्धांतों में निहित है और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग दिखाई पड़ता है। भारत ने वैश्विक संकट के दौर में भी एक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में अपनी छवि को अफ्रीका समेत विश्व के अन्य देशों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्या किया है? प्रयास किया है। और आप देखिए इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी जैसे वैश्विक संकट के समय अफ्रीकी महाद्वीप तक पहुंचने के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना कई अफ्रीकी देशों द्वारा की गई थी। कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में सहायता कार्यक्रमों ने भारत अफ्रीकी संबंधों को पहले से अधिक मजबूत बना दिया है। अफ्रीकी देश अंगोला के राष्ट्रपति जो आओ लोरेंको ने संभवतः इन्हीं तथ्यों से प्रेरित होकर हाल ही में भारत की यात्रा की। पिछले 38 वर्षों में अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है जिसमें भारत से जुड़ाव को गति देने और इसमें महाद्वीप के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देने का प्रयास किया गया। वस्तुतः बदलते वैश्विक परिवेश में अफ्रीका महाद्वीप भारत की विदेश नीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस यात्रा में भारत अंगोला ने ऊर्जा साझेदारी का विस्तार करने के साथ साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई और दोनों देशों में ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा दे रहा है बल्कि भारत अफ्रीका संबंधों को भी मजबूत कर रही है।
और रक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान अंगोला के साथ मजबूती से खड़ा था। दोस्ती की उस नींव पर हमने आज भी निर्माण कार्य को जारी रखा। और प्रधानमंत्री ने अंगोला के सशक्त बलों के आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए रक्षा खरीद के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता को मंजूरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमने रक्षा प्लेटफॉर्मों की मरम्मत और उनकी आपूर्ति के साथ साथ प्रशिक्षण सहायता के में सहयोग पर भी चर्चा की। अब देखिए, दो देशों के संबंधों पर आप लिख रहे हैं भारत अंगोला के, तो ये सब उल्लेख करना चाहिए आपको। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना क्षमता निर्माण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में भी पेशकश की है। सहयोग के अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए युवाओं पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम की भी योजना बनाई जा रही है। बहुपक्षीय मोर्चे पर अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इसका 123वां सदस्य बन गया है। भारत ने अंगोला को अन्य वैश्विक पहलों जैसे आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ की अंगोला की आगामी अध्यक्षता का स्वागत किया और भारत की अध्यक्षता की G20 के स्थायी सदस्यों के रूप में ब्लॉक के शामिल होने को याद किया। उन्होंने कहा, भारत और अफ्रीकी संघ ग्लोबल साउथ के स्तंभ में हैं। हम विकासशील देशों की आशाओं आकांक्षाओं के प्रति प्रतिनिधित्व करने में एकजुट हैं। देखिए, G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में स्थापना हुई थी। 21 मेंबर हैं, भारत भी इसमें मेंबर है। अंगोला चीन, रूस, पुर्तगाल जैसे पारंपरिक भागीदारों से परे अपनी विदेशी साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, भारत अपनी व्यापक इंडो पैसिफिक रणनीति के हिस्से के रूप में अफ्रीका में अपनी आप देखते हैं कि उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है और अंगोला को संसाधन समृद्ध एवं भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गिनी की खाड़ी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। क्षमता निर्माण में भारत की ताकत अंगोला के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही। भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत विदेशी सैन्य कर्मियों विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की लंबी परंपरा है। इसी का परिणाम है कि भारत का प्रशिक्षण में यह सहयोग अंगोला को सैन्य व्यावसायिकता, रसद और कमांडर संरचनाओं में गैप को दूर करने में मदद करेगा, जो दशकों के गृह युद्ध से उभर रहे देश के लिए जरूरी है। भौगोलिक स्थिति तो अंगोला की विस्तृत अटलांटिक तटरेखा और गिनी की खाड़ी में इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी इसकी महत्ता को व्यापक बनाता है। यह क्षेत्र समुद्री डकैती, अवैध रूप से मछली पकड़ने और नशीली दवाओं की तस्करी के रूप में कुख्यात है। ऐसे में भारत अपनी बढ़ती हुई नौसेना और हिंद महासागर उससे आगे समुद्री सुरक्षा में बढ़ती हिस्सेदारी के साथ अंगोला को अपने समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को पश्चिम की ओर बढ़ाने में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में देखता है। भारतीय नौसेना पहले ही लुआंडा में बंदरगाह तक पहुंच चुकी है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 2008 में शुरू की गई भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ तरजीही योजना से 33 अफ्रीकी राज्यों को लाभ हुआ है और भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका भारतीय संबंध के लिए आधिकारिक मंच भी इस निर्माण प्रक्रिया में बहुत योगदान दे रहा है। हिंद महासागर में भौगोलिक निकटता और आसान नौ परिवहन के कारण यूरोप के साथ संबंध कायम होने से बहुत पहले भारत और अफ्रीका के बीच बेहतर व्यापार संबंध थे। इस संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत विभिन्न कूटनीतिक पहलों के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध ये भी जान लीजिए। हर पक्ष को लिखना होता है आपको। बदलते वैश्विक परिवेश में अंगोला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। अमेरिका के साथ मेल मिलाप, चीन के साथ पुनर्संतुलन और रूस के साथ इतिहास की चर्चा को हो रही है। हालांकि यह एक ऐसा रिश्ता है जो चुपके से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है, लेकिन लगता है कि उसे भुला दिया गया या फिर उसे खोजने की जरूरत है कि वह भारत के साथ अंगोला समेत अन्य अफ्रीकी देशों के बीच में संबंध है। ऐतिहासिक तौर पर भारत अंगोला के बीच मधुर संबंध रहे हैं जो उपनिवेशवाद विरोधी एकजुटता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग पर आधारित हैं। पिछली सदी के अंतिम दशक में जब भारत ने अंगोला के गृह युद्ध के दौरान शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए पैदल सेना और इंजीनियरिंग इकाइयों को तैनात किया था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन में भारत के योगदान ने रक्षा सहयोग के लिए एक आधार तैयार किया है। और आप देखते हैं हाल के वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने की रणनीतिक महत्व को पहचाना। भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति और अटलांटिक तट पर अंगोला की रणनीतिक स्थिति आप देखते हैं कि उनकी साझेदारी को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाती है।
अगस्त 2023 में अंगोला की राजधानी लुआंडा में आयोजित भारत और अंगोला के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के उद्घाटन के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की थी, और जिसमें रक्षा के साथ साथ व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में अधिक सहयोग शामिल है। भारत वर्तमान में अंगोला का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और जो अंगोला के विदेशी व्यापार का लगभग 10% हिस्सा साझा करता है, जिसका मुख्य कारण थोक में कच्चे तेल की खरीद है। हालांकि व्यापार संतुलन की अंगोला के पक्ष में है। भारत अफ्रीकी देश नाइजीरिया के बाद में अंगोला का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो द्विपक्षीय व्यापार का 90% हिस्सा है। व्यापार संबंध स्पष्ट रूप से तेल साझेदारी से प्रेरित हैं। वर्ष 2021-22 में से भारत अंगोला द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है, जो 2021-22 में $3.2 अरब तक पहुंच गया है। वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार $3.9 अरब फरवरी 2023 तक पहुंच गया है, जिसमें अंगोला को भारतीय निर्यात से $57.5 करोड़ का नया उच्च स्तर का दर्ज है। भारत और अंगोला के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $4.2 अरब है, जिसमें तेल और गैस का हिस्सा 90% है। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। नाइजीरिया के बाद अंगोला भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति है। भारत अंगोला को लगभग $70 करोड़ का सामान निर्यात करता है, जिसमें आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स, टीके, ऑटोमोबाइल घटक, प्लास्टिक और रिफाइंड तेल शामिल है। अंगोला ने अपने नए खोजे गए तेल क्षेत्रों को परिष्कृत और संसाधित करने और रिफाइनरी को स्थापित करने में भारतीय सहायता मांगी। भारत ने हाल के वर्षों में पूरे अफ्रीका में अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाई है। पिछले दशक में भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप पर 17 नई दूतावास स्थापित किए हैं और $12 अरब से अधिक की ऋण लाइनें प्रदान की हैं। साथ ही $70 करोड़ का अनुदान भी सहायता भी दी है। 8 अफ्रीकी देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। पिछले माह भारत और अफ्रीका ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक समुद्री अभ्यास आयोजित किया, जो बढ़ते रक्षा सहयोग को रेखांकित करता है। बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? ये आप देखिए, जाति आधारित जनगणना की खूब बातें हो रही हैं, और आप सोचिए कि मैं कहता हूं कि जब आप इसके पक्ष में हैं तो आपके कुछ और विचार रहते हैं, जब आप इसके विपक्ष में चले जाते हैं कुछ और विचार रहते हैं। अब आप देखिए, बीजेपी के नेता जो सत्ता पक्ष में वो पहले तक विरोध कर रहे थे, आप देखिए वो उसके फायदे ही फायदे गिना रहे हैं। जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से व्यवस्थित नियमित जनगणना हुई थी। 1931 में अंतिम बार जातियों के जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे। कहने का मतलब है किस जाति की संख्या कितनी है, और जो लोग इसके पक्ष में वो कहते हैं कि भैया जब पशु पक्षियों की गणना हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं हो सकती है। और फिर कैसे मालूम चले कि किसकी क्या हिस्सेदारी है, कितना उसे क्या जरूरत है, वो कितना पिछड़ा है, उसे योजनाओं की क्या जरूरत है, ये सब पता चलेगा। जो लोग विरोध कहते हैं वो कहते हैं भैया आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी और केवल जनगणना कराने से क्या हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी के प्रति स्वाभाविक चिंता और होनी भी चाहिए, और आप देखते हैं हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बनाएंगे, दुनिया भर की बातें हम लोग बोलते रहते हैं ना, लेकिन अधिकतर आप लोग सिविल सर्विस का देख लीजिए, हिंदी का क्या हाल रहता है। सिविल सेवा परीक्षा सपने पूरे होने और टूटने दोनों का हमेशा से गवाह रहा है। ब्रिटिश काल से ही आप देखते हैं कि ऐसे सपने बनने की जगह इलाहाबाद अब प्रयागराज यहाँ है, और आप देखते हैं कि परिप्रेक्ष्य में और दृष्टिकोण यह है कि सिविल सेवा परीक्षा 2024 के परिणाम में शक्ति दुबे ने प्रथम स्थान प्राप्त करके प्रयागराज का एक बार फिर नई उम्मीद से भर दिया। वैसे देखा जाए तो आईएएस में आसमान में लड़कियों का परचम अक्सर शीश पर लहराता रहा। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, लड़कियां कहीं कमजोर नहीं है भैया, अगर ईमानदारी से वो अपना दे रही ना तो फिर अलग ही लेवल है उनका। बीते 10 की पड़ताल बताती है कि वर्ष 2010, 11 और 12 में लड़कियों ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2014 में तो पहले से ही चौथे स्थान तक लड़कियों का ही कब्जा था। इतना ही नहीं, 2015-16 में भी लड़कियों के शीर्ष स्थान वाला क्रम जारी रहा। साथ ही 2021-22 में भी यह सिलसिला जारी रहा, और अब 2024 की परीक्षा के परिणाम में एक बार फिर शक्ति दुबे की रूम में महिला ने टॉप करके सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष स्थान वाले परचम को फिर से लहराया। इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का वर्चस्व, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजीनियरिंग के छात्रों का रुझान इस ओर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में ही सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों में इनका दर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसके पहले भी कमोबेश ऐसा ही रहा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र के उम्मीदवार इस परीक्षा में पहले से ही अधिक उत्तीर्ण होते रहे। अब यदि अन्य विषयों की बात करें तो जो कुछ आंकड़े अनेक स्रोतों से प्राप्त हुए हैं उनमें आप देखिए सिविल सेवा में हिंदी माध्यम की दुर्दशा का पता चलता है। हालांकि यूपीएससी इस प्रकार का कोई आंकड़ा जारी नहीं करता है, फिर भी पड़ताल यह बताती है कि हिंदी माध्यम का बुरा हाल तब हुआ जब से सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आया।
पहली बार वैकल्पिक विषय हटाकर प्रारंभिक परीक्षा में सी सेट जोड़ा गया। आगे क्रमिक तौर पर 2013 में मुख्य परीक्षा में भी बड़ा बदलाव लाया गया। तभी से हिंदी माध्यम से चयन दर भारी गिरावट का शिकार हो गया। साल 2013 में हिंदी माध्यम में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले प्रतियोगियों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से बेहतर था, परंतु बाद में यह निरंतर निराश करने वाला सिद्ध हुआ। 2014 में यह तेजी से गिरते हुए 2.11% रह गया। 2015 में यह थोड़ा उठान के साथ 4.28 अंक पर आकर खड़ा हो गया। 2016 में यह 3.45% हो गया। हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों की चयन दर एक यह सूरत भयभीत करने वाली है कि देखा जाए तो 65% जनसंख्या घेरने वाली हिंदी प्रतियोगी इकाइयों के शुरुआती प्रतिशत में सिमट कर रह गई। आंकड़ों के क्रम में वर्ष 2017 में यह 4% से थोड़ा अधिक था। 2018 में हिंदी माध्यम में चयनित उम्मीदवारों का दर 2.16% रह गया। आगे के वर्षों में आप देखिए आंकड़े घटाव बढ़ाव के साथ कमोवेश इसी के आसपास ही रहे। हालांकि वर्ष 2022 में हिंदी माध्यम वालों का चयन कहीं अधिक रहा है। ऐसा अभी नहीं है कि हिंदी माध्यम का चयन दर पहले भी कमजोर रहा। इसी परीक्षा में कभी 100 स्थान के भीतर 10 से 20 हिंदी माध्यम के उम्मीदवार होते थे। सवाल यह भी है कि हिंदी बनाम अंग्रेजी का रूप ले चुकी सिविल सेवा परीक्षा में क्या अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगी ही बौद्धिकता के चरम पर हैं। जहां तक जान पड़ता है कि एक दशक पहले इस परीक्षा में सवाल उठते थे, परंतु हिंदी बनाम अंग्रेजी ना होकर इंजीनियरिंग बनाम अन्य हुआ करता था। विदित हो कि साल 2023 में संसदीय स्थायी समिति ने इस संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की सिफारिश की थी, जिसमें यह पता लगा जाना था कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में क्या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार और गैर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वालों को समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी जांचने की बात थी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था क्या अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक पृष्ठभूमि से परे उन्हें समान अवसर प्रदान करें रही है। फिलहाल इस विशेषज्ञ समिति ने इस पर क्या काम किया है, इसकी जानकारी देखने को नहीं मिली। वैसे जिस प्रकार से शीश से लेकर मेधा सूची तक की यात्रा में लड़कियां शामिल हैं, उसे देखते हुए उनके प्रति सम्मान का एक भाव स्वतः इंगित हो जाता है। इस भरोसे के साथ आने वाली पीढ़ी को समाज की ओर से और देश को भी नारी शक्ति का प्रबल बल प्राप्त होगा, परंतु भारतीय भाषा माध्यम में व्यापक वृद्धि ना हो पाना अवश्य ही चिंता का विषय है। और इस तरह से आप देखेंगे भैया कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।